बहुत सारे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होते हैं, इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट। छोटे बच्चों की लगातार एक पैटर्न बना के बहुत प्यार से ग्रूमिंग होती है जी, और उसी के बाद उनको मतलब प्यार प्यार में, अफेक्शन में, प्लेफुल में उनके साथ गलत जो पीडोफाइल्स होते हैं जिनकी इंटेंशंस गलत होती है वो फिर उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मोर देन 90% ऑफ पॉक्सो केसेस में जो बच्चों को सेक्सुअली वायलेट करते हैं वो उनके नोन होते हैं। हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, पर क्या हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं? पेरेंट्स हर टाइम बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम साथ हैं, नहीं तो हम कब के अलग हो गए होते, या लड़ रहे हैं उनके सामने। तो बच्चे कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का भी तो अपने आप को ही जिम्मेदार समझने लगते हैं। तो आज जिस शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लॉयर ही नहीं है, बल्कि कानूनी जागरूकता की एक पावरफुल आवाज़ है। आजकल की कपल्स की सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो रहा है हमारा। रिलेशनशिप तभी ख़त्म हो जाता है जब इमोशनल डिस्कनेक्शन हो रहा है। कपल को किस पॉइंट पे जाकर उन्हें लॉयर के पास जाना चाहिए? मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर भी बहुत से लोग क्या गलत समझते हैं? मेंटेनेंस और एलिमनी में डिफरेंस ये है कि मेंटेनेंस आपके और जो एलिमनी होती है वो एक वुमेन के। नम्रता, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। एंड आई रियली टेल यू, मेरा बहुत मन था कि हम एक ऐसी लॉयर को यहाँ पर लेकर आए जो हमें बहुत से लीगल राइट्स के बारे में बता सके, हमें थोड़ा सा अवेयर कर सके। सो सबसे पहले ना मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ नम्रता, कि पेरेंट्स को बहुत डाउट होता है कि अपने बच्चे को सेफ टच और अनसेफ टच के बारे में बताएं, तो क्या बेस्ट तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच पूनम मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो दिल से दिल की बातें। मैं आपको बताऊं तो लाइक आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ योर पॉडकास्ट सीरीज एंड जो आप दिल से बातें करते हैं। और अब इस सवाल के ऊपर आते हैं कि बहुत पेरेंट्स बहुत हेजिटेट करते हैं कि हम वी आर नॉट एक्सपर्ट और हम बच्चों से इस तरह की सेंसिटिव बातें कैसे करें। तो मैं उनको सिंपल बताना चाहती हूँ कि स्टार्ट age appropriate awareness education as young as 3-year-old child can understand it in simple ordinary language। Okay. जैसे कि आप उनको नो गो टेल रूल बताएं। ये बहुत ही सिंपल रूल है जिसमें आपको उनको बताना है कि अगर कोई आपको इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है या आप कंफर्टेबल नहीं है, सो यू कैन से नो एंड देन यू नीड टू गो away from that place and tell a trusted adult। ट्रस्टेड अडल्ट कौन होता है आपके फैमिली में? सेफ्टी सर्कल उनको बताइए कौन कौन है जो हमेशा उनके जिसके साथ बच्चे हमेशा कैंडिडेट के रह के कुछ भी बात कर सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं, उनके पास जाएं। तो ये चीज तो पेरेंट्स शुरुआत कर सकते हैं, प्लेफुल वे में बता सकते हैं बिल्कुल उन्हें। स्टोरी टेलिंग वे में भी बता सकते हैं। हाँ। उनको डराना नहीं है, उनको सेंसेशनलाइज नहीं करना है और हमें पैनिक नहीं रहना है। और ये चीज मैं मतलब बार बार अपने सेशंस जो मैं करती हूँ पॉक्सो अवेयरनेस के, बॉडी सेफ्टी अवेयरनेस के, उसमें भी बताती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे बच्चों को उनके प्रॉपर बॉडी पार्ट्स के बारे में हम बताएं। जैसे हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स को हमारे जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स है, पीनिस, विजाइना, वो बताने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और उन वर्ड्स को वो टेबू कर देते थे। बट नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली ब्रेक दिस टेबू, बिकॉज बच्चों को के माइंड से हमें शेम निकालनी है। तो शेम तभी निकालेंगे व्हेन वी विल टेल देम द राइट एक्यूरेट वे ऑफ द बॉडी पार्ट। बिकॉज इससे क्या होगा कि जब मैटर रिपोर्ट होता है, मेनी अ टाइम्स इन कोर्ट व्हेन आई फाइट पॉक्सो केसेस, बच्चे बोल ही नहीं पाते कि जिस जगह से हम टॉयलेट करते हैं वहां पे टच करा। सो दिस इज नॉट द राइट वे एंड दे आर कंप्लीटली एम्बैरेस्ड to speak about it। They cannot speak and they are confused। So that's why it's very important we begin बिल्कुल by age appropriate teaching mechanisms। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, that teach them swimsuit rule। कि स्विम सूट हमारे जो बॉडी पार्ट्स को कवर करता है, दे आर अवर प्राइवेट पार्ट्स और उनको हमको nobody should touch it। एंड in fact exceptional situations में पेरेंट्स कैन टच छोटे बच्चों के when they are cleaning them, or else doctor can also touch them
Yes. यू नो व्हेन डॉक्टर इज डायग्नोसिंग द चाइल्ड, मैं स्मॉल छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, तो इसमें बच्चों को ये बताएं कि डॉक्टर भी जब आपको डायग्नोस करेगा तो आपको लॉ ने इतना राइट दिया हुआ है दैट वन ऑफ योर पेरेंट हैज टू बी देयर। तो ये चीज बताएं और बच्चों के अंदर ट्रस्ट डेवलप करें कि बिल्कुल। वो अपने पेरेंट्स के पास बिना डर के जा जा सकते हैं, सकते उनको हैं। शर्म ना आए। और मुझे लगता है कि टाइम टाइम पर बच्चों से इस तरह की बातें बार बार करनी चाहिए। रेगुलरली करनी चाहिए। यस, जिससे वेरी कि उनमें अवेयरनेस रहे और वो समझ सके कि व्हाट इज सेफ टच और व्हाट इज अनसेफ। सेफ टच। या ग्रेट। एंड नम्रता, अगर जैसे स्कूल में, ट्यूशन में या कोई रिलेटिव ही है कुछ अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, तो पेरेंट्स को क्या तरीका होना चाहिए अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू ऑब्जर्व योर चाइल्ड। हम्म। तो अगर बच्चा कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द वे कह के बिहेव कर रहा है, या थोड़ा सा सैड है, डिसअपॉइंटेड है, अलूफ रह रहा है, किसी पर्सन को डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा है, कहीं क्लास में जाने से मना कर रहे हैं, मुझे टमी एक हो रहा है, सबसे पेटी एक्सक्यूज होता है बच्चों का, नहीं मेरे को हेडेक हो रहा है, मुझे टमी एक हो रहा है, नहीं जाना। फीवर लग रहा है हाँ, तो वी हैव टू डिग मोर दैट वो बच्चे को नहीं पता वो क्या कहे, तो वो ये बोल देता है टमी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज हमें अनअर्थ करनी है कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, बहुत सारे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होते हैं, इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट एंड इट इज ग्रूमिंग। छोटे बच्चों की लगातार एक पैटर्न बना के बहुत प्यार से ग्रूमिंग होती है, जी। और उसी के बाद उनको मतलब प्यार प्यार में, अफेक्शन में, प्लेफुल में उनके साथ गलत जो पीडियोफाइल्स होते हैं, जिनकी इंटेंशंस गलत होती है, वो फिर उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स से मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, दे शुड नॉट फील पैनिक्ड। हम सबको डर लगता है अगर बच्चा रो रहा है और उसको इचिंग हो रही है प्राइवेट बॉडी पार्ट में, ये बार बार फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है, और हम मतलब ऑब्वियसली वी विल थिंक ऑफ द वर्स्ट फर्स्ट की कभी उसके साथ ऐसा तो नहीं हो गया, ठीक है, दिस रॉन्ग कैन नॉट हैपन टू विद माई चाइल्ड। तो उन सब पेरेंट्स को मेरा यही एडवाइस रहता है दैट पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। आई नो दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड इट्स हैपनिंग एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑल्सो इन इंडिया, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू स्टे काम। बट अब ये बोलने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हमें काम रहना है, बिल्कुल, it's बट not ये easy इट्स नॉट इजी टू actually. रिमेन काम। Yeah. लेकिन इतना आप करिए कि आपको गुस्सा आ रहा है और काम आपको रहना है और आप पैनिक ना करें, एटलीस्ट बच्चे को मत दिखाइए, एंड डोंट यू नो एवर ब्लेम द चाइल्ड कि तुम्हारी गलती है। और पेरेंट्स को अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो उनसे बहुत ज्यादा बच्चों से इंटेरोगेट नहीं करना चाहिए। पॉक्सो जो लॉ है जो बना है, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस यू नो अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये जो लॉ बना है इसमें यही बोला है कि बच्चा जो रिपोर्ट करेगा, जो बोलेगा वर्बैटम, जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उसको वैसे ही रिपोर्ट करना है पुलिस को। एंड पुलिस एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन मशीनरी, ऑल ऑफ देम आर सेंसिटाइज्ड ऑन इट। सो इट्स अ कंप्लीट चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रिक करेंगे, उसे बहुत ज्यादा पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ टच किया, किसी ने टच तो नहीं किया, किसी ने प्राइवेट बॉडी पार्ट को तो नहीं छुआ। पैनिक हो, हाँ, पैनिक होके बच्चा ऐसे सिचुएशन में बच्चे को लगेगा अरे मेरी मम्मा या मेरे पापा बहुत दुखी हो गए एंड आई थिंक इट्स समथिंग आई हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, देन बच्चा जो है वो शट हो जाएगा, वो विड्रॉ कर लेगा, वो डिस्क्लोज करने की जगह कुछ नहीं बताएगा। So that's why we have to be very sensitive in this way. और ये बड़ी एज के बच्चों के साथ, टीनेजर्स सबके साथ होता है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ नम्रता, कि अगर आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, चाहे वो आपके ऊपर गुस्सा भी कर रहा है, मतलब, तो इट्स बेटर, इससे बेटर है कि अच्छा अगर आपका बच्चा साइलेंट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, विच इज नॉट गुड। साइलेंस इज अ किलर। एक्चुअली अगर वो कहीं ना कहीं उस साइलेंट हो गया है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। और अगर वो आपके सामने गुस्सा भी कर रहा है तो उसको सुनो, बस उसको कुछ और नहीं चाहिए, आप उसका हाथ पकड़कर बैठ जाओ, थोड़ी देर उसकी बात को सुन लो, वो हील करने लगेगा, वो आपके सामने अपनी सारी बात रख देगा। बिल्कुल, या जब हम एश्योर करेंगे बच्चे को, जब उसको जज नहीं करेंगे, एग्जैक्टली, वी आर लिसनिंग, वी आर लिसनिंग यू, आप अपनी बात बोलो, खुल के बोलो। एक आपके
चेहरे पे भी एक कामनेस होनी चाहिए जब बच्चे को, तो वो बच्चे का डर निकलेगा। और वो एक सेफ एनवायरनमेंट और सेफ प्लेस बच्चे को जरूर मिलनी चाहिए। हर बच्चे का सेफ स्पेस उसका घर होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। अब जैसे बच्चे को अगर किसी नोन बंदे से ही थ्रेट हो, अब यहाँ पर मैं इस बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो कैसे प्रोटेक्ट करें बिना कोई फियर क्रिएट क्रिएट किए पेरेंट्स? मैम, लेट मी टेल यू वन थिंग, हम्म। दैट बिगेस्ट मिथ हमारा जो होता है वो ये होता है कि जो नोन पर्सन है वो तो हमारे ट्रस्ट वाली पर्सन है, हम उन्हें जानते हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जी। दे कैन नॉट डू हार्म टू द चाइल्ड। एंड चाइल्ड झूठ बोल रहा है, शिश कर देते हैं चाइल्ड को। ठीक है, मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पे बच्चे ने बताया है, मामा चाचा एंड रिलेटिव्स एंड ऑल, या। उन्होंने पेरेंट्स की एब्सेंस में ऐसा किया, बट वही मदर फादर बिलीव करना जो है बच्चों को नहीं करते बिलीव। यहाँ पे बच्चा फिर विड्रॉ कर जाएगा, वो ट्रॉमेटाइज है, वो ऑलरेडी फिर जो है कंफ्यूज होके चुप हो जाता है। तो नोन पर्सन्स, लेट मी टेल यू अगेन दैट अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मोर देन 90% ऑफ पॉक्सो केसेस में जो बच्चों को सेक्सुअली वायलेट करते हैं वो उनके नोन होते हैं। एक्चुअली लोगों को लगता है कि पॉक्सो केसेस जो होते हैं मोस्टली स्ट्रेंजर Strangers से होते हैं। या, जबकि ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और ही कहती है। या दैट इज सो ट्रू कि मतलब अपने तभी बोलते हैं। पीछे मैंने एक छोटी सी एक रील देखी थी एंड मैंने रिलेट किया ये कितना सही है कि उस लेडी ने अपने बच्चे को कि मैं उसे अकेले नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को या बेटे को, चाहे वो कजिन्स के घर ही जा रही है, नहीं भेजूंगी। अच्छा किया। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो एज ऐसी होती है, आप चाचा बुआ मामा किसी के भी घर भेज रहे हो, आपको एक, जब तक आप पूरी तरह से अश्योर्ड ना हो, मतलब आपको एक श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका बच्चा सेफ है, देन ओनली यू सेंड। क्योंकि Or unless and until if your child is absolutely aware of body safety एग्जैक्टली and can एंड speak and या disclose whatever's wrong with या the child openly with you. मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, सुने हैं, मतलब कि कुछ अपने ही क्लोज रिलेटिव ने ऐसा कुछ कर दिया जो बच्चे ने बाद में पूरी हिम्मत करके पेरेंट्स को बताया। मैं आपको ऐसे दो केसेस मैम बताती हूँ because I work on the ground. जी। So in one of the boarding schools, elite boarding schools, I was called to intervene and मैं वहाँ पे बच्चों की 9 से 12 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, इन बच्चों की पर्सनल बॉडी सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप कर रही थी। जी। और वहाँ पे जब मैंने बच्चों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट, जनरली मेरे जो वर्कशॉप्स होते हैं वो इंटरेक्टिव रहते हैं, मैंने ट्राइड इंटरेक्टिंग विद देम. So one girl was absolutely arrogant and very negative about everything. She was only passing negative comments. कि even I noticed कि ऐसा लग रहा था बच्चे के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है. हाँ। फिर बाद में जब वर्कशॉप हो गई तो स्कूल के काउंसलर से बात करी और वार्डन से बात करी उनके बोर्डिंग स्कूल के, तो दे सेड दैट ये बच्ची हमेशा गुस्सा रहती है और अपने रूममेट्स इसके परेशान हो जाते हैं, सबसे लड़ाई करती है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, एवरीथिंग, एंड वी आर काउंसलिंग हर, बट इसका गुस्सा शांत नहीं होता है. उसके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन। आई कॉल्ड हर और मैंने उसे धीरे धीरे करके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे, उसके साथ डायरेक्ट क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछा. एंड आफ्टर some 5-6 questions, when she was at ease, she finally disclosed that her own real biological father was sexually violating her because उसकी mother जो है वो भी मतलब काफी elite अच्छी professional, she was working in Bangalore, she was left alone at her house with her father and grandmother. एंड गॉड। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर इंटरेक्शन करा बिकॉज बच्चे ने अब्यूज डिक्लेयर कर दिया है और हमने उसकी काउंसलिंग फिर उस तरीके से करवाई और उसके फिर फादर को फाइनली अरेस्ट करवाया और नेसेसरी लीगल एक्शन लिया एंड द चाइल्ड इज स्टिल अंडर गोइंग थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड अब उसका जो एग्रेशन है वो थोड़ा कम हुआ है, ग्रेजुअली कम हो रहा है. ग्रेट, दिस इज सो वंडरफुल. एक ये केस था. दूसरा केस यही मतलब लाइक आगरा का केस है, वोंट डिस्क्लोज इट बिकॉज बच्चों से रिलेटेड जितने केसेस हैं, इनफैक्ट सेक्सुअल वायलेशन से रिलेटेड केसेस हैं, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ मस्ट. यस यस आई. तो इसमें एक छोटी 7 साल की बच्ची, उसको उसके सगे चाचा ने सेक्सुअली वायलेट करा जब घर में कोई नहीं था. द होल हाउस हैड
gone to attend a funeral home, and there were other children, and this child, this small child, was lured that I will give you money and come, let's watch a video together. पहले चाचा ने उसको porn video दिखाई, and then he sexually violated the child. So we fought this case. It was a very big challenge because within the family, the grandmother and the daughters, this child's father were challenging it. वो बोल रहे थे कि नहीं बच्ची झूठ बोल रही है, बच्ची की मदर झूठ बोल रही है, लेकिन बच्चे की मदर उसके साथ शी स्टूड बाय, और फिर वो केस हम लोगों ने फाइट किया कोर्ट में. आफ्टर 3 years उसको 20 years पनिशमेंट मिली है चाचा को. मिलनी भी चाहिए. मतलब कैसे कर देते हैं इंसान अपने ही बच्चों के साथ इस तरह का. और फिर वो बिलीव नहीं करते. इस बच्ची का तो पूरा बिलीफ सिस्टम हिल गया क्योंकि उसके खुद के फादर उसके साथ नहीं दे रहे हैं, उसके अपने फादर का साथ दे रहे हैं. गॉड, दिस इज रियली सैड. Yeah. और बच्चों को हमें थोड़ा सा इस वे में भी सिखाना चाहिए कि किसी भी अननोन पर्सन से या किसी के मतलब कुछ ऐसा ना लें जो खाने पीने का सामान है, या बोलते हैं कि चलो सोते हैं इकट्ठे, या सोना भी नहीं चाहिए. सोने के लिए भी मुझे लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हम प्ले डेट्स पे भेज तो देते हैं, हाँ, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है दैट वी हैव टू सेंड आवर चिल्ड्रन टू प्ले डेट्स. हाँ, मेरी प्ले डेट्स पे भेजा, फिर उसके बाद चलो सोने की एक्टिंग करते हैं सब, और उसमें सोने की एक्टिंग में वो उनके टच कर रहे हैं उनके because सारी. they are getting playful, and Yeah. what will they do is they will mirror whatever they observe from the parents. तो जो पेरेंट्स करते हैं वो देखते हैं, जो सोशल मीडिया या जो उनके घर में टेलीविजन पे चल रहा है बच्चे वो ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं. तो बिल्कुल अक्सर ऐसा हो जाता है. बिल्कुल. सो ये वो बात हमको एक बैलेंस करना जरूरी है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली एज. और नोन्स के साथ भी हम बच्चों को प्रॉब्लम रह सकती है, अननोन के साथ तो हमेशा रहती है. हमेशा ही है. और अब तो साइबर स्पेस में भी बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं. बिल्कुल. तो वी हैव टू Oh एक्चुअली yes, या लुक आफ्टर आवर ऑनलाइन ऑनलाइन कितना कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है ऑनलाइन. सेक्सुअली Every day. अब्यूज किया जा Every रहा है. Yeah. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो गर्ल्स के साथ हो जाता है, उसके बाद उनका भी यही हाल होता है, बिल्कुल. ब्लैकमेल करना, फिर ये सब. तो ये भी केसेस काफी आते रहते हैं. बहुत बहुत इनफैक्ट अभी अब आपको बिलीव नहीं होगा, कोविड में ऑनलाइन जो अब्यूज थी, सेक्सुअल अब्यूज थी, वो 400% राइज करा था. और उसमें सबसे वल्नरेबल एज ग्रुप था 9 to 14 year old children. गॉड. Yeah, so that's why we have प्यूबर्टी भी बच्चों में जल्दी आ रही है because they are being informed, they are being bombarded with a lot of Yeah. information. और चाहे इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत हो, सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनको सब सही लगता है. पेरेंट्स की बात गलत लगती है, अपनों की बात गलत लगती है. जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही दैट है. इज ट्रू. या क्योंकि पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं, they don't hesitate to या talk to them. या In fact, I tell you one thing. I started creating awareness on mass scale of child sexual abuse. तो वहाँ पे एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे चैलेंज किया कि आप बात कर रही है मैम कि आप सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बच्चों को बताएंगे, तो और बिना सेक्स वर्ड यूज करें, हाउ इज इट पॉसिबल? आप ऐसा कर ही नहीं सकते, हम ये अलाउ ही नहीं करेंगे आप अपने स्कूल में. आप बच्चों को किस तरह की बातें करती हैं? मैंने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड, प्लीज अटेंड दिस सेशन. एंड जो एज अप्रोप्रिएट सेशन था उसमें सिर्फ सेफ टच, अनसेफ टच, सेफ्टी सर्कल, और किस तरह से बच्चों की बॉडी बाउंड्रीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बॉडी ऑटोनोमी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर इम्फेसिस करके स्टोरी के फॉर्मेट में जब मैंने बताया, तो देन वही जो प्रिंसिपल थी उसने मतलब स्टैंडिंग मेरे को ओवेशन दी कि हाँ आपने तो वो वर्ड यूज करके ना करके भी सब कुछ बता दिया. बिल्कुल. नहीं, मैं आपको कई बार सुन चुकी हूँ नम्रता, एंड आई रियली सल्यूट यू द वे यू आर स्प्रेडिंग नॉलेज, एंड जो आप काम कर रहे हो वो वाकई में बहुत मायने रखता है. सोसाइटी को आप जैसे लॉयर्स की बहुत जरूरत है. थैंक यू सो मच एंड यू आर सो इंस्पायरिंग. एंड मैं इसी में ही आगे आपसे एक और सवाल पूछती हूँ कि एक कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं जो पेरेंट्स इमोशन में आकर कर देते हैं और बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया. इमोशन में आके क्या हो जाता है कि पेरेंट्स जाके बच्चे को कन्फ्रंटेशन करा देते हैं डायरेक्टली ऑफेंडर से. अगर घर में कोई ग्रैंड पेरेंट है या कोई अंकल एंड ऑल है, उसको बच्चे के सामने मारेंगे. तो बच्चा तो डर जाएगा क्योंकि घर में थोड़ा सा कामनेस जो है आपकी ब्रेक हो गई और एक क्योटिक एटमॉस्फेयर हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है.
बच्चा ये सोचता है कि शायद उसकी वजह से हो रहा है, और बच्चा बहुत जल्दी ये सोचता है कि आई एम द वन हु इज टू बी ब्लेम्ड, कि मेरे पापा अपने ही ब्रदर से लड़ाई कर रहे हैं, या मेरी मम्मा अपने ही ब्रदर से लड़ाई कर रही है, या ये दादू से लड़ाई कर रहे हैं, या फिर जो हमारे घर में जो मेरे ट्यूशन टीचर थे उनसे लड़ाई कर रहे हैं, और whosoever is the offender who's close to them. तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत कीजिए, बच्चे के सामने ये बात भी नहीं करना कि हाँ ये हमारे बच्चे के साथ ही क्यों ऐसा हो गया। आप, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर पेरेंट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोसेस इट। ये तो आप ये सब चीजें बच्चे के सामने मत कीजिए। बच्चा बड़ा हो रहा है और वो बहुत सेंसिटिव है, और वो इस बात को इंटरनलाइज करके हमेशा ट्रॉमा स्ट्रिकन रहेगा। आगे उसकी पर्सनालिटी डेवलप ठीक से नहीं हो पाएगी, और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, होगी, हाँ ट्रस्ट इश्यूज होंगे। एग्जैक्टली तो ये चीज बिल्कुल। नहीं करें वही बच्चों के एक वो साथ। इनसिक्योरिटी की फीलिंग, एंजाइटी हर टाइम रहना, ऐसे पैनिक हो जाना, पैनिक हो जाना, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब चीजें यस वो एंड उनको आई अवॉइड रियली, करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं हर पेरेंट के लिए जानना। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा कपल्स की बात करते हैं कि आजकल के कपल्स की सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? देखिए, मेरी नज़रों से एज़ अ मैट्रिमोनियल लॉयर ऑल्सो या मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रहा है हमारा। अब एक ये साइलेंट एपिडेमिक जैसा बन गया है, जिसमें कपल्स एक-दूसरे से बात ही नहीं करते। एवरीबॉडी इज़ इनटू देयर गैजेट्स, इनटू देयर हैंडसेट्स, एंड दे आर कन्वर्सिंग ऑल्सो थ्रू व्हाट्सएप, और या थ्रू यू आर अदर सेंडिंग ऐप्स वेरी गुड मैसेजेस थ्रू टू ईच अदर। या एंड तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन, जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है कपल्स के बीच में, वो कहीं से चला गया है, और उसकी जो जगह है वो हमारे गैजेट ने ले ली है। गैजेट्स ने ले आप ली। देखिएगा कि मतलब अगर सेल फोन हमारा अ, ठीक से चार्ज नहीं होता है, सो वी ऑल गेट पैनिकी, एंड हम लोगों को बहुत एकदम से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो वो जाते हैं। चार्ज चाहिए वो पूरा। हमें पूरा चार्ज चाहिए, प्लस अगर वो मिसप्लेस हो गया तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। बीवी ठीक है, नहीं है, बीवी आई नहीं घर पे, या हस्बैंड रात भर आउट है, उससे मतलब नहीं है, फोन है घर पे। फ़ोन होना चाहिए। तो एक वो चीज है जो मुझे लगता है बिल्कुल, कम्युनिकेशन का जो अब हाँ। मायने है वो थोड़ा चेंज हो गया है, एंड दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है। यस, दूसरा, यहाँ हाँ, यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहती बोलिए। हूँ नम्रता, सॉरी मैंने बीच में कट नहीं नहीं, कर दिया। प्लीज। मुझे लगता है कि जबकि आपका एक आई कॉन्टैक्ट जो होता है कपल का, बहुत मैटर करता है। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। सिर्फ यूँ नहीं सुन रहा गैजेट में देखते हुए, सामने देखता हुआ सुन रहा है। एक्टिव वो लिसनिंग कर रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग है, उसको सुन रहा है, तो उसको तब वो बॉन्डिंग तभी बनती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एक हग बहुत बहुत कुछ मत आपको मेल्ट कर देता है, आपको एकदम रिलैक्स कर देता है, एक हग। वो सब हाथ नहीं, पकड़ लिया हमने हाथ अपने पकड़ पार्टनर का, लिया, वो भी टच कर मैटर लिया, करता है। वो सब, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, या ये चीज हो गई है। दूसरा पॉइंट मैं कह रही थी कि हमारी एक दूसरे से ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो रही है सोशल मीडिया को देख के। हमने एक परफेक्ट कपल की ना एक आइडियल इमेज बना ली है, जो कि फेक है। यस, और हम सोचते हैं दैट वी हैव टू लुक अ सर्टेन वे, वी हैव टू ऑलवेज बी हैप्पी। लाइफ विल नेवर लेट एनीबडी बी रिमेन हैप्पी फॉर एवर। अप्स बिल्कुल, एंड डाउन्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट्स, फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। वेरी ट्रू, टाइम वेरी ट्रू, चेंजेस फॉर एवरीबॉडी। बि तो ये रियलिटी तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और हम अपने मतलब एक सेल्फीज पे फिल्टर कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे इतने अच्छे अच्छे फिल्टर्स आते हैं, बट वी कांट फिल्टर अवर ट्रू। रिलेशनशिप विद अवर पार्टनर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि सब चीज़ों को फ़िल्टर किया जा रहा है, एडिटिंग हो रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है, इसको हम ऐसे लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा गलत क्यों कर दिया? अरे यार, आप 2 बर्तन रखते हो साथ में, कभी तो खटकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप चाहे कितने भी प्रॉमिस कर लो आपस में, हम नहीं लड़ेंगे, अरे लड़ाई होगी ही होगी, वो रिश्ता 100% अस्तित्व होगी, है, वो बिकॉज़ रिश्ता। वी आर लिविंग टुगेदर। हर बात में आपके दोनों के एक दूसरे के साथ में थॉट्स एकदम से मिल जाएँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कभी किसी को कोई बात है, उसको नहीं ठीक लग रही, दूसरे को लग रही है। अगर एक हेल्दी कन्वर्सेशन है, हेल्दी आर्गुमेंट भी हो रहा है,
कोई दैट्स फर्क नहीं दैट्स पड़ता। परफेक्ट, दैट्स बिल्कुल, रियली दैट्स परफेक्ट। सो परफेक्ट, या तो वो चीज़ हो जाती है हमारी कि हमारी बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। ट्रू। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जो मुझे लगते हैं कि आजकल कपल्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं। एंड आई डील विद, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मैट्रिमोनियल लॉयर, आई एम आल्सो 1090 काउंसलर। हम्म तो मैं हमेशा लॉयर लेंस से नहीं देखती हूँ, मैं काउंसलिंग लेंस से भी देखती हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब कपल्स बिल्कुल जो है ना एंग्शियस होके हमारे पास आ जाते हैं, या वो अपने कपल्स मतलब अपने पार्टनर से बात करने की जगह लॉयर या किसी और पर्सन से बात करते हैं। हम्म ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है अपने पार्टनर से या उसके बिहेवियर से, सबसे पहले क्या चेंज होएगा जब कम्युनिकेशन जो है ब्रेक डाउन होता है? सबसे पहले एक दूसरे की तरफ से अटेंशन स्पैन और एक दूसरे के लिए बिहेवियर चेंज होगा। ट्रू। तो बिहेवियर और आउटलुक जब हमारा चेंज हो रहा है, तो हमें उसको कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है। वी बिल्कुल कांट जस्ट एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज, एग्जैक्ट वी हैव टू बिल्कुल आस्क द पर्सन। बिल्कुल और व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना, और वर्किंग शुड कपल्स, वर्क ऑन इट। yeah, and you must at least ask in before going to the court or before going to a lawyer. या बिल्कुल तो बिल्कुल। और एक मैं यहाँ पर एक और भी जैसे ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर डाउट करना, ये बहुत ज्यादा हो गया। एंड प्लस मेट्रो सिटीज में तो ओपन मैरिज कॉन्सेप्ट बिल्कुल, भी स्टार्ट हो गया बिल्कुल है। स्टार्ट हो गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक वो जो मैरिज का जो वो एक एक्चुअल इंस्टीट्यूशन, मीनिंग है कहीं खो रहे हैं हम उसको। वो हम खो रहे हैं। उसका मुझे सबसे बड़ा फैक्टर एज अ मतलब एक इन माय एक्सपीरियंस जो लगता है दैट इज कि इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम एक दूसरे से, अपने पार्टनर से, और अपने भी सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने पार्ट। सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ और वही मतलब हम लोग ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल दूसरी चीज़ ये है कि जब पार्टनर्स हैं, वो काफ़ी समय तक एक साथ रहते हैं, तो वो ना बहुत सारी चीज़ें अज़्यूम कर लेते हैं। वहीं पे फिर से ये चीज़ आ जाती है बार-बार कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, जब हम लोग एग्जैक्टली बात नहीं करते हैं, या तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल और बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप तभी ख़त्म हो जाता है जब इमोशनल डिस्कनेक्शन हो रहा है, और जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, जब कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, और सेपरेशन तो बहुत बाद की बात है। एग्जैक्ट डिवोर्स तो बहुत बाद की बात है। शुरुआत तो हमारे बिहेवियर और हमारे एटीट्यूड की वजह से ही होएगी, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से होएगी। एंड पूरी दुनिया जो है हमारी, हमारा जो पूरा चाइल्डहुड है, हमारा कॉलेज लाइफ है, वर्क प्लेस कल्चर है, सब कुछ तो जो है फ़ोन में आ गया है। बिल्कुल अब फ़ोन हमारा नेक्स्ट पड़ोस हो गया है, नेक्स्ट नेबरहुड तो बिल्कुल हमारा गैजेट रह पार्टनर गया है। स्पाउस हाँ। बिल्कुल तो हम सबसे कट के नहीं रह सकते। वी विल गेट इन टच विद आवर स्कूल फ्रेंड्स, आवर कॉलेज फ्रेंड्स, वेरी आवर कलीग्स। तो और बिल्कुल इसमें हमको एक अपने पार्टनर को भी शामिल करना चाहिए दैट ओके सी, शी इज़ बीन ये हमारे स्कूल में थी, शी वाज़ वेरी टॉकेटिव, देखो, देखो इसने मुझे ये मैसेज दिया है, देखो शी इज़ गॉन देयर। बिल्कुल इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट फ्रॉम द फ्रॉम द अदर पार्टनर, आप उनको दिखाओ दिखाइए, सब कुछ और अपने स्कूल में इसके बारे में बताइए, अपने कॉलेज में इसके बारे में बताइए, बिल्कुल शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, बिल्कुल एंड scroll the cell phone together as a बिल्कुल couple। बिल्कुल तो आप बिल्कुल ठीक बात। टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करिए, एज अ कपल आप करिए, देखिए। जैसे हम लोग वेब सीरीज ओटीटी की डिसाइड कर लेते हैं कि इस वीकेंड में हमें ये देखना ये है, देखना है तो वो कपल्स अपने जो उनके फ्रेंड्स हैं, जिनसे वो कट के नहीं रह सकते, फिजिकली तो नहीं, डिजिटली तो सब कनेक्टेड है, बिल्कुल तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। बिल्कुल वही अगर हम सिर्फ अपने वर्ड में रहेंगे, क्योंकि जो सेलफोन है वो एक अलग दुनिया है, अगर हम उसी वर्ड में अपने पार्टनर को भी शामिल कर कर लेंगे कि वो किस बात पे हंस रहे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप ओ में क्यों यस मतलब बिल्कुल क्यों सब लोग हंसे जा रहे हैं, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। या तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ टच बेस में हैं, बिल्कुल और इमोशनली हम कनेक्टेड भी रहेंगे, डिजिटली भी कनेक्टेड है। वेरी ट्रू। तो हम लोग तो बल्कि कई बार होता है माय हस्बैंड अगर वो कुछ देख रहे हैं हंस रहे हैं आ दिखाऊंगे तो एक आप यू फील सो कनेक्टेड एंड एक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग ही होती है इन दैट वे। यस। सो अब अभी आपने जैसे नम्रता बोला कि कपल को खुद पहले कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ कर अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको सारे सॉल्व करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो काउंसलर के पास जाएं। बट किस पॉइंट पर जब लगे कि बात नहीं है हमारे हाथ में, किस पॉइंट पे जाकर उन्हें लॉयर के पास जाना चाहिए?
एज अ लॉयर मैं यही बताऊंगी कि जब जैसे ही फर्स्ट साइन आता है रिलेशनशिप में, तो आप एंग्शियस मत होइए, पैनिक मत होइए और डायरेक्ट जो है लॉयर के पास मत जाइए। लेकिन आप लास्ट तक भी जो है वेट मत करिए कि आपका रिश्ता बिल्कुल, आपका नैरेटिव बिल्कुल इरिवर्सिबल हो गया है, तब आप लॉयर के पास आए हैं। तो बहुत देर भी मत करिए और बहुत जल्दी भी मत जाइए। इसको मैं विस्तार से आपको ऐसे समझाती हूँ कि जहाँ पे आपको लगता है कि हम जो साइंस है ना, जो फेजेस होते हैं किसी के भी रिलेशनशिप में, हाँ जी, हाँ जी। वो ऑब्वियसली कपल को समझ में आ जाते हैं दैट अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही जो पहले थी। या जैसे लव मैरिज वाले कपल्स होते हैं, जैसे कि बिफोर मैरिज आप जितना कमिटेड रहते थे, अब आप बिल्कुल नहीं रहते हो, अब आप एट ईज हो गए, यू हैव फॉरगॉटन इवन अवर एनिवर्सरी। ये वाली भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा वाइफ फेस करती है। तो वी कैन एक्चुअली फिगर आउट कि हमारी रिलेशनशिप किस स्टेज पे और कहाँ जा रही है, क्या चेंज हुआ है। तो जब आप फिगर आउट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ वर्किंग की जरूरत है, देन और उसमें अभी होप बाकी है, हम फिर से वी कैन रिकिंडल द डिजायर एंड वी कैन स्टिल बोथ ऑफ अस टुगेदर मेक एन एफर्ट टू मेक इट वर्क एंड बीइंग सक्सेसफुल। तो ये सिचुएशन में आप लॉयर के पास बिल्कुल मत आइए, और यू कैन गो सीक थेरेपी, और एल्स आप अपने फैमिली के एल्डर्स के साथ जाके बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो दिस यू कैन डू। योर ट्रस्टेड कोर पीपल जो है फ्रेंड्स में, आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं। और कपल सबसे पहले तो एक दूसरे से ही बात करेंगे दैट व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई आर यू बीइंग डिफरेंट, इज देयर सम प्रेशर ऑन योर वर्क स्पेस दैट यू आर फीलिंग, और इज देयर सम ऑफिस पॉलिटिक्स दैट्स गोइंग ऑन, और इज दैट सम लोन दैट यू हैव टेकन, फाइनेंसेस कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ शेयर तो करो। ठीक है, वो सिचुएशन आप फिगर आउट करने की कोशिश करिए। तो ये तो हम इसमें, जब ये फेज में हमारा रिलेशनशिप है जहाँ पे होप है, तो वहां पे आप खुद एक दूसरे के साथ बैठ के सॉल्व करिए। लेकिन जहां पर आपका पार्टनर आपको गैसलाइट करता है, इमोशनली मैनिपुलेट करता है, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करता है, और एक पैटर्न बन गया है, हमेशा ही गुस्सा रहेगा, ये तो हमेशा ही अल्कोहल ले लेंगे, और मतलब पहले सिर्फ ओकेजनली या फिर सोशली लेते थे, अब एवरीडे अफेयर हो गया है टेकिंग अल्कोहल, और अल्कोहल लेने के बाद अपने होश में रहते नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, बच्चों के सामने बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें, प्लस जहां आपका पार्टनर, इट कैन बी, इट मे नीड नॉट बी ओनली मेल, फीमेल भी अगर गुस्सा हो रही है, हमारे पास केसेस ऐसे हैं जिसमें फीमेल्स भी वायलेंट है, उन्होंने भी हाथ उठाया है बिल्कुल, वो भी अपने है। पार्टनर्स के ऊपर। तो जहाँ पे वायलेंस आ गया, जहाँ पे अब्यूज आ गया, जहाँ पे एब्सोल्यूट कंट्रोल हो गया, ठीक है, वो इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि आप क्या पहनोगे, क्या बनाओगे, क्या खाओगे, किसके साथ मिलोगे, क्या आप बात करोगे, कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे, एवरीथिंग जो है विल बी गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर। ओह गॉड। तो इस तरह की भी कपल्स हैं, बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव कपल्स हैं, वन ऑफ द कपल कैन बी नार्सिसिस्ट कपल। तो इस सिचुएशन में जहां आपको खुद लग रहा है कि आपको तो घुटन हो रही है, यू नीड एयर टू ब्रीथ, एंड आपको ऐसे लग रहा है आपका अस्तित्व खत्म हो गया, जो आप थे अब वो हो ही नहीं, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज यू योरसेल्फ आर फीलिंग वेरी स्केयर्ड ऑफ योर हस्बैंड। एंड बिलीव मी मैम, देयर आर सो मेनी फीमेल्स आफ्टर 10, 15, 17, 20 years they are facing this, and they were in the abuse cycle for so many years. God. वो लोगों ने सैक्रिफाइस करा हुआ था अपने बच्चों के लिए, उनके करियर के लिए थे, और वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाए। लेकिन वो जो पहले थे, रिश्ते में आने से पहले जो थे, वो अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ही हानिकारक सिचुएशन है, और हम अब अपने को कितना वर्स करने के लिए हम किसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो इट्स वेरी एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप किसी लॉयर के पास जाके अपने राइट्स के बारे में पता करें, समझें और एक्शन लें। बिकॉज लॉ, पीपल थिंक दैट कि लॉ जो है, या शादी के बाद हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, और लॉ तो सिर्फ वन साइडेड है, ऐसा नहीं है। लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट द मैरिड वुमेन एज वेल एज मैरिड मैन। बिल्कुल ठीक है, सिचुएशन है, आयरनी है आज की तारीख में दैट अवेयरनेस बड़ी है, और देयर आर मेनी फीमेल्स हु आर आल्सो मिसयूजिंग लॉ, टू टेक रिवेंज
फ्रॉम देयर हस्बैंड्स Yeah. एंड फ्रॉम स्पाउसेस, वो भी एक सिचुएशन है, लेकिन हम इसको नहीं झुटला सकते हैं दैट वेरी बिग चंक ऑफ फीमेल्स टुडे आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की वो शिकार है। God. तो ऐसे सिचुएशन में उनको डरना नहीं चाहिए, और वो बिल्कुल वर्ज पे है कि अपनी जिंदगी खत्म कर ले, तो उससे पहले कि वो कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेप ले रहे हैं, दे मस्ट Better. एटलीस्ट सीक अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ लॉयर एंड इफ नीड अराइजेस फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो। ग्रेट, वेरी गुड आंसर। और आई होप सबके काम आए, जो भी लेडीज या कोई भी हस्बैंड्स अगर कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट दे कैन गेट सम हेल्प। ग्रेट। एंड आपको क्या पहले ही पता चल सकता है कि आपका पार्टनर इमोशनली अब्यूजिव है? ये कोई इसके साइंस होते हैं पता? हाँ, रेड फ्लैग्स होते हैं रेड ना हर फ्लैग्स रिलेशनशिप। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट प्लीज टेल सबसे हमारी बड़ा ऑडियंस रीजन को तो ये पता हुआ कि होना हमारा चाहिए। सबसे पहले तो बिहेवियर चेंज हुआ और हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया। अभी राइट नाउ देयर इज अ कोयम्बटूर का केस है जो मैं हैंडल कर रही हूँ, उनको लीगल ओपिनियन दे रही हूँ। People, have started calling me and seeking my advice from everywhere in India. ग्रेट। तो उसमें there's this, both of these are absolute highly successful working couple, और इनका रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम हो गया कि उनका 7 मंथ से हस्बैंड वाइफ में कोई बात नहीं है, रूटीन लाइफ चल रही है। 7 months? हाँ, और 4 मंथ से हस्बैंड ने बच्चों की फीस वगैरह भी देना बंद कर दिया। देन इट्स अ रेड फ्लैग। जब फाइनेंसेस भी पहले वो लोग इक्वली शेयर करते थे 50-50, और अब जो है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ के ऊपर ही छोड़ दी है बिना बताए। और जब भी हस्बैंड से कुछ पूछो तो ही सेज दैट ओ प्लीज आई एम बिजी, मेरे पास अपने प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन है, और एल्स आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन एंड आई हैव समवेयर टू गो एंड वर्क। अपनी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, इंसान। श्रग कर रहा है हाँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो दिस इज अ बिग बिग रेड फ्लैग which tells you that please there is trouble in your paradise, do something, take some action। तो उसको मैंने फिर काउंसिल करके प्रॉपर उसके फाइनेंसेस, उसके सीए के साथ भी मिलके हमने दोनों हस्बैंड वाइफ के असेट्स और फाइनेंसेस को चॉक आउट किया, फिर स्ट्रैटेजी करी। अब ऐसा हुआ है कि, और उसको बोला कि उस घर से, उस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से बाहर निकले, और वो अब एक स्टेप ले रही है अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने सिस्टर की हेल्प से, एंड शी इज मूव्ड आउट फ्रॉम दैट toxic environment। Yeah. Then it was red flag for the husband, even husband was like कि wife को समझ में आ गया, and now husband is the one जो कि बोल रहे कि आप क्यों चले गए हो। राइट। ठीक है, तो अब उनकी टॉक्स चल रही हैं, और हम हाँ। बिकॉज क्या इसमें जैसे प्रॉब्लम क्या थी, या तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन डेड हो गया, या फिर बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डे टू डे अफेयर्स के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी हस्बैंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी आपका अरेंजमेंट था एज अ कपल वो नहीं फुलफिल हो पा रहा है। कुछ लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं जो वाइफ के अकाउंट से जाती हैं, कुछ लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हस्बैंड के अकाउंट से जाते हैं, हस्बैंड दे ही नहीं रहे हैं, लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत बड़े जो है आपके रेड फ्लैग्स हैं कि यस देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू डू अबाउट इट, एंड आप सिर्फ वेट करके नहीं आप कुछ कर सकते हो, आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। घर बैठे ही अगर आपके स्पाउस है, कैन बी मेल और फीमेल, वो आपकी किसी चॉइस को अप्रिशिएट नहीं करते, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते हैं आपको, या फिर आपको गैसलाइट करते हैं। अब गैसलाइट एक नई टर्म है जो काफी कुछ हमें सुनने को मिलती है, रील्स वगैरह में भी हम देखते हैं। उसमें ये हो जाता है कि एक पर्सन को आप के अंदर डाउट पैदा कर देते हैं, फियर पैदा कर देते हैं कि वो पर्सन गलत है, या गलत सोच रहा है, या ओवर सेंसिटिव है। उसको इस तरह से आप शेक कर देते हैं, उसका पूरा कॉन्फिडेंस और उसकी पूरी पीस को सब हिल जाती है, कि वो पर्सन का सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये गैसलाइटिंग का बहुत शिकार होते थे कि अरे मैं तो ऐसा ही कह रहा था, अरे आई वाज जोक, मैं तो मजाक, ओ यू आर क्रेजी, ओ यू आर ओवर सेंसिटिव, ये वाली सिचुएशन हो गई। तीसरा जो एक रेड फ्लैग है दैट इज इमोशनल मैनिपुलेशन।
कि प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। अब ये पर्सन ये बोलेंगे भाई अगर आप ऐसा करते तो मैं ऐसा करता, देखो मैं वायलेंट हुआ बिकॉज यू प्रोवोक्ड मी। वायलेंट इज जस्टिफाइड बट यू आर द विक्टिम, बट यू ओनली Because प्रोवोक्ड मी। तुमने प्रोवोक किया तभी यस, हुआ। यू ब्रिंग आउट द एनिमल इन मी। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े जो टर्म्स वो यूज करते हैं इमोशनली, हाँ जो है मैनिपुलेट करते हैं अपने पार्टनर को, डरा कर धमका कर, और उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, उसको बिल्कुल उसके फ्रेंड्स से बात करने नहीं देना, फैमिली से बात करने नहीं देना, और कहीं बाहर जाने नहीं देना। अभी आई एम फाइटिंग फॉर अ वुमेन जिसके हस्बैंड उसको, वो शी इज सो गुड एट हर ऑन हर वर्क फ्रंट, शी इज एन एजुकेटर, and husband do not want her to work somewhere, he just wants to her to be a homemaker। गॉड। तो वो सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका, वो ये बोली मैं इसके लिए मतलब आई डोंट नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम माय हस्बैंड दैट ही विल परमिट मी एंड देन आई विल वर्क, आई कैन मैनेज होम, आई कैन मैनेज वर्क, सो हु इज ही टू स्टॉप मी। या मतलब कई बार जैसे हस्बैंड बोलते हैं कि मैंने अलाउ किया, तो दिस इज ऑल्सो रेड फ्लैग। यस, हु आर यू यू टू टू अलाउ। या हर फीमेल की एक ऑटोनॉमी हर है, इंसान की, हर हर इंसान हर की। इंसान। एंड यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि कई बार वाइफ्स भी होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को कि तुम इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, तुम्हारी Isolate करते हैं। अपनी उनकी नहीं बनती तो तुम भी बात नहीं करोगे। हाँ, अरे उनको अपनी लाइफ जीने दो, तुम अपनी लाइफ जियो, आप दोनों की लाइफ जब एक साथ है तब वो बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, वो सही हो। तो वाइफ अपने हस्बैंड को अपने ही पेरेंट्स से एलियनेट करती है। अभी कितने बिल्कुल। सारे जजमेंट्स आए हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि दिस अमाउंट्स टू क्रूएल्टी हाँ एंड इट कैन बी अ कॉज ऑफ डिवोर्स। बिल्कुल। तो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसमें रहना कितना खतरनाक होता है, और स्पेशली मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी नम्रता, आई फील कि हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, पर क्या हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं? उनके मम्मी पापा आपस में बैठे हैं तो लड़ नहीं रहे, आपस में प्यार से बैठे हैं, तो वो बच्चे के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और वहीं अगर बच्चे आपके, समझ लीजिए पेरेंट्स हर टाइम बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम साथ हैं, नहीं तो हम कब के अलग हो गए होते, या लड़ रहे हैं उनके सामने, तो बच्चे कहीं ना कहीं उन सब चीजों का भी तो अपने आप को बोझ ही जिम्मेदार फेस समझने करते लगते हैं। हैं सो कि ट्रू। या कि हम, हमारी वजह से ये हो रहा है, हम नहीं होते तो मम्मी पापा नहीं लड़ते। तो कितना गलत है ये, क्या करना चाहिए ऐसी ये सिचुएशन? 100% एब्सोल्युटली गलत है कि बच्चे को आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में दे रहे जी हैं। हमने पहले भी बात करी थी कि बच्चे को हमें एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, सिक्योर एनवायरनमेंट देना है, जहाँ बच्चा खुद ही डर रहा है, जहाँ पे बच्चा अपने पेरेंट्स को ही देख के बोल रहा है आई एम नेवर गोइंग टू मैरी इन माई लाइफ। या ठीक है, एंड दे हैव बिल्कुल। स्टार्टेड चूजिंग टू बी इन अ लिविंग रिलेशनशिप बिकॉज दे हैव सीन कि पेरेंट्स तो हमेशा लड़ते रहते हैं। और अब वो टाइम गया जब बोला जाता था कि कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ को हर सिचुएशन में साथ रहना है। प्लीज, हस्बैंड या वाइफ आपको किस तरीके से महसूस कराता है, आपको उसकी कंपनी में कैसा आप फील करते हो, या वो मैटर करता है। और बिल्कुल। घर का एटमॉस्फेयर अगर टॉक्सिक रहेगा, जहाँ बच्चा बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता और वो भी फील करता है कि वो ट्रैप्ड है, और जैसे आपने बताया अक्सर बच्चे को ही वो सिंगल आउट करते कि तुम्हारी वजह से हम लोग का रिश्ता बना हुआ है। तो बच्चा वैसे ही बेचारा ऑलरेडी परेशान है, ओवरबर्डन विद लॉट ऑफ हिज स्टडीज एंड करियर, और ऊपर से उसके ऊपर आपने से ये अपने वाला रिश्ते बोझ का भी डाल बोझ दिया। डाल दिया, तो वो चीज मत करिए, वो दिस भी इज वेरी टॉक्सिक बैड, या रिलेशनशिप दिस इज का। वेरी बैड थिंग एंड बैड या एनर्जी एंड वाइब दैट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड। या कि तो वो बच्चों को देखिए ऐसा नहीं है। आज की तारीख में एक और चीज है, डिवोर्स इज नॉट अ टैबू एनी मोर। ठीक है, अब हर दूसरे घर में तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, एंड इट्स बेटर दैट यू पार्ट वे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑल द ड्रामा एवरी डे, या इंस्टेड ऑफ ऑल द केओस एवरी डे, इट्स बेटर टू पार्ट वो वे। एनवायरनमेंट अगर आप बच्चों को दे रहे हो, उसकी जगह आप अगर एक पॉजिटिव और अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो अलग अलग रहकर, तो व्हाई नॉट। अगर फादर भी प्यार करता है बच्चे को, मदर भी करती है, लेकिन दोनों मिलकर नहीं कर पा रहे हैं वो प्यार, तो इट्स बेटर कि या आप सेपरेट हो जाओ। देखिए, सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पेरेंट्स नहीं हो, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो और हमेशा रहेंगे। तो बिल्कुल ठीक पेरेंट्स बात। तो आप पेरेंट्स वाले रोल से तो आप कभी टाइम आउट या नहीं हो रहा है ना आपका, हाँ बिल्कुल। तो वो बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। अब जैसे सास बहू की भी हम बात कर लेते हैं, तो उनके बीच में सबसे ज्यादा
कॉमन लीगल क्या उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं मुझे उनकी लगता मेरे है सास बहू कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत अभी भी क्वेश्चन। मतलब मुझे ये लगता है नम्रता कि अब जो जनरेशन आ रही है, चाहे वो सासों की हो या बहुओं की हो, काफी समझदार हो गए हैं। फिर भी सास बहू को दुश्मन बना देते हैं एक दूसरे का। क्यों बना देते हैं? मतलब दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। उनके बीच वे में एक मैनेज करते फ्रेंडली, हैं या अब उनका रिलेशन जो है वो सास बहू से ज्यादा फ्रेंडली हो चुका है, बट स्टिल देयर आर सम, सिग्मा इज देयर। या सो क्या तो हाँ, होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक्सपेक्टेशन वर्सेस राइट्स वाली। तो जब भी कोई बहू आती है घर में तो मदर इन लॉ की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई हाँ, शी हैज टू लिटरली फॉलो मी, मैं जो कहूंगी उसको तो फॉलो या करना है। शी हैज टू बी वेरी एब्सोल्युटली ओबीडिएंट बिकॉज मैं भी ऐसी थी, विद माई मदर इन लॉ। सो नाउ इट्स माई ये टाइम, देन भूल समबडी। जाते हैं कि वो एक हाँ, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, और वो कोई ऐसी, वो जो पुराने टाइम की बहुएं थी वैसी नहीं है अब। और जो डॉटर इन लॉज है वो इतनी एम्पावर्ड है, इतनी बिल्कुल, एक्साइटेड है कि एग्जैक्टली, उनको लगता है दे हैव देयर ऑटोनॉमी एंड दे आर नोबडी इज देयर बॉस। या तो यही पे कॉन्फ्लिक्ट आ गई। यही एक जबरदस्त को बात। चाहिए कि फॉलो करो, दूसरा बोलते हैं आई विल नॉट, आई एम द लीडर, आई विल नॉट फॉलो एनीबॉडी। तो एग्जैक्टली, यहाँ पे लीगली प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ पे बाउंड्री आपकी तब क्रॉस हो जाती है जब आप एक दूसरे को डीमीन करें, एक दूसरे की इंसल्ट करें पब्लिकली इन द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द रिलेटिव्स या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ होल फैमिली। फैमिली के आप किसी को, सामने। आप उसको हाँ, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो फिर हैरेसमेंट की भाषा में आ जाता है। और मैं हम्म, आपको बता दूं, देयर इज दिस लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर जो घर के लोग हैं वो ही अगर वायलेंट हो जाएंगे तो फिर ये लॉ का हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुओं को ही अधिकार है कि वो जाके केस फाइल करे अगेंस्ट देयर इन लॉज। लेट मी इन्फॉर्म एवरीबडी ओवर हियर दैट इवन सास को भी ये राइट है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कि अगर उसकी बहू उसके उसके साथ साथ गलत मिसबिहेव हो कर रहा रही है, गलत कर रही है, उसको ह्यूमिलिएट कर रही है, मेंटली टॉर्चर कर रही है, देन इवन शी कैन गो ahead and file case against her daughter-in-law. So है। it's वेरी ट्रू, a law, it's a protection available to all females. बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही बात है। अब जैसे होता है कि कई मदर इन लॉज को अभी भी होता है, वो लगता है उनका वर्चस्व छिन रहा है हमसे। घर में एक लड़की आ गई, वो अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रही है, तो आप उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करो ना। अगर कुछ अच्छी बातें उन्हें एक्सेप्ट करो। यू आर नॉट परफेक्ट, अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वाई नॉट। एंड आपका पति जो है, अब आपका पति है, तो आपका बेटा भी तो अपनी वाइफ का होगा ना। ये क्यों भूल जाती हैं? ये मुझे ये expectation. मैं ये हर सास के लिए बोलना चाहती हूँ, हाँ बहुओं के लिए भी, कि दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, Give them space and privacy. हाँ, प्रिवेसी दे, स्पेस दे, उन्हें भी थोड़ा सा घर को साथ लेके चलना है, क्योंकि अब उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी घर को बनाए रखे जिस तरह से बना हुआ है, लेकिन दोनों की, दोनों तरफ से जजमेंट बिल्कुल, चाहिए, दोनों बिल्कुल तरफ से सही बात, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो अगर, तो कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। या अच्छा, और ये जॉइंट फैमिलीज, मोस्टली अब न्यूक्लियर फैमिलीज तो काफी बढ़ती जा रही है, लेकिन जॉइंट फैमिलीज में एक वो बॉर्डर लाइन कौन सी होती है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए दोनों साइड्स को? दोनों साइड्स में बस यही है कि जब हम उनकी privacy वायलेट करते हैं, मतलब हाँ, मैंने यहाँ तक सुना है अपने क्लाइंट से दैट वो बोलते हैं कि मेरी मदर इन लॉ फोन करके पूछती है कि आपका पीरियड की डेट क्या थी। ठीक अच्छा, है, अब इतना वो कंट्रोल करती हैं ऑन द पीरियड डेट आल्सो अच्छा, एंड फोर्सिंग हर टू थिंक अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड टू प्रोक्रिएट एंड हाँ, प्रेगनेंसी के बारे में सोचे। तो मुझे लगता है प्रेगनेंसी, फैमिली एक्सपेंशन, ये एक कपल का डिसीजन उन्हीं होना का चाहिए डिसीजन है। और ये हाँ, इन लॉज को उनके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बच्चे उनका। होंगे, जब तक हाँ, बच्चे हैं, वो, छोटे हैं, बड़े हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहेगी। टिल द टाइम दे वांट टू स्पेंड एंड नो ईच अदर, या give them that much time when they are mentally, physically, biologically, financially prepared या to स्टेबल, procreate, या तब अलाउ करो। तो मुझे एक चीज लगता है कि ओवर इंटरफियर जब आप करते हैं और उनको प्रिवेसी और उनको अपनी पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। मैंने ये भी सुना है कि देयर आर सम इन लॉज जो कि अपने अपने बच्चों के हनीमून में भी साथ गए। डोंट टेल मी, रियली? ओह गॉड। तो
स्पेस ही नहीं आप दे रहे हो तो आप बताइए फिर प्रॉब्लम होएगी ना। वो तो होगी, 100% होगी। माय गॉड, ये तो मैंने एक अलग ही कहानी सुन ली। नहीं ओ माय देखा गॉड, केसेस, आपके पास तो केसेस आते होंगे आपको तो। कुछ फनी केसेस में मतलब डिवोर्स के भी जी, केसेस आगे बताऊंगी। हाँ जी, मैं हाँ तो अभी जी। तो मतलब ये इन लॉज वाली केसेस ही बता रही थी कि हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि गॉड। दिस इज वन ऑफ द रीजन ओवर इंटरफेरेंस जो हमारे इन लॉज का हो जाता है दोनों साइड से। बिल्कुल। ठीक है, गर्ल के पेरेंट्स का भी और बॉय के पेरेंट्स का भी जब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम आती है। आएगी। तो वो एक रीजन होता है कि उसकी डिवोर्स तक भी हम पहुंच जाते हैं। हम्म। ठीक है, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। दोनों वर्किंग कपल है, ठीक है, उसने टोस्ट बनाया, टोस्ट जल गया। हाँ। ठीक है, हस्बैंड ठीक है खा रहा है, उसने कुछ नहीं सुनाया। और एक तो ये उसका हो गया बिहेवियर कि उसने ही अंडरस्टैंड्स कि ओके वो जल्दी में है, जल्दी आज में उसका है। प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली। एंड ठीक है चलो कोई ही बात नहीं, उसने अंडरस्टूड। खा लिया। हाँ। दूसरा एक हस्बैंड है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं परफेक्ट होना चाहिए उसका खाना भी, एंड उसने उसको सुना दिया। हम्म। सुना दिया तो ठीक है, वाइफ को खराब लगा। ऑन हर वे टू ऑफिस उसने अपनी साड़ी बढ़ा से अपनी मम्मी को सेल फोन एक फोन करा और सब बता दिया। बता दिया। हाँ। ठीक है, अब इवनिंग में क्या हुआ, मतलब बाय द टाइम ऑफिस में गया हस्बैंड, ही वो यू नो हाँ वो नॉर्मल हो गया, उसका गुस्सा शांत हो गया और उसको लगा कि उसने रियलाइजेशन भी हुआ। हो गया, और वो उसके लिए मूवी टिकट्स ले आया, वो उसके लिए फ्लावर्स ले आया और वो लोग शाम को चले भी गए मूवी देखने। अब ये जो लड़की है इसे तुमने मम्मी को बता दिया था, मम्मी बेचारी परेशान है, बैठी। वो बेचारी परेशान है। तो ये हो जाता है ओवर इंटरफियरेंस से कि हर चीज आपने क्या बनाया एंड ऑल, प्लीज इतना निटिग्रिटीज कई बार मत होता है। शेयर करिए। बिल्कुल, कई बार होता है, कपल नॉर्मल हो जाएंगे लेकिन बेचारे पेरेंट्स सोच रहे हैं भाई उसके साथ, बेचारी के साथ ऐसा हो गया, बेचारी से एक टोस्ट ही तो जला था और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई उसके साथ। मतलब ये नहीं पता कि उसके बाद की कहानी क्या हुई। दिस इज रियली बैड। और नो डाउट अपने तक ही रखनी चाहिए। वो मुझे लगता है बच्चे की भी बात हुई तो बच्चे का डिसीजन भी टोटली जैसे कपल का होना चाहिए। आजकल आपने डिंक के बारे में सुना होगा, डबल डबल इनकम नो किड। नो किड्स। तो ये भी मुझे लगता है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जो उनका मन करे। आगे उनका मन करेगा वो बच्चा करेंगे, एक करे, दो करे, तीन करे। उनके लाइफ गोल्स है, प्लस Yeah. आईवीएफ है, मतलब हमारे पास साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज है। यस, तो वाई। बिल्कुल, बहुत सही बात है। अच्छा, महिलाओं को कई बार अपने बेसिक राइट्स को लेकर मिसकंसेप्शंस होते हैं, क्या होते हैं ऐसे? देखिए बेसिक राइट्स उनके मेंटेनेंस हो गए, हाँ जी। उनकी एलिमनी हो गई, उनकी कस्टडी राइट्स हो गए, उनके प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। ये सब हम्म। इनके बेसिक राइट्स हैं आफ्टर मैरिज, जो जो उन्हें उनको पता पता होनी होने चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे किसी की रिलेशनशिप टूट रही है तो उसे अपने लीगल राइट्स को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। किसी लॉयर के पास जा रहे हैं तो कैसे समझना चाहिए? कौन आप समझाते होंगे अपने, हाँ जो समझा, भी आपके पास मेरे क्लाइंट्स पास आते हैं मोस्टली जो आप? क्लाइंट्स आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं कि भाई हमको बस डिवोर्स जी। चाहिए। हाँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जो कि एक एडवाइस चाहते हैं। जी। व्हेन आई एडवाइज देम, व्हेन आई सी कि उनके मैरिज में स्कोप है कि अगर वो वर्कआउट करेंगे और मैं उनको कुछ पॉइंट्स बताऊं कि उसको वो लोग दोनों जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका रिश्ता बच जाएगा, तो वो सिर्फ काउंसलिंग करके उनके राइट्स बता के उनको मैं वापस भेज देती हूँ। ओके। और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लाइंट आ रहा है सो आई विल सी देम फ्रॉम लॉयर्स पर्सपेक्टिव एंड आई विल जस्ट हाँ। ब्रेन वॉश देम एंड टेल देम ओके यस यू फाइल करो तुम। सो मेनी केसेस। ऐसा हाँ। नहीं है, ये लॉयर लॉयर के ऊपर तो होता है यू मीन कि पॉइंट। आप एक लॉयर के साथ एक काउंसलर काउंसलर का भी है, भी काम करती हैं हाँ। पूरा? वंडरफुल, तो वेरी बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे सारे केसेस कोर्ट में जाते हैं, सो मेनी केसेस जो हैप्पीली रिजॉल्व होते हैं और अमेजिंग। वो फिर वापस चले जाते हैं। ग्रेट। नहीं रिजॉल्व होते हैं तो हम फिर मैरिज सेटलमेंट अग्रीमेंट बनाते हैं। मैरिज सेटल अग्रीमेंट में वही बात है, फीमेल के जो राइट्स हैं, फीमेल के मतलब जो मैरिड वाइफ के राइट्स हैं, फिर जो उसके बच्चों का अधिकार है प्रॉपर्टी में, ठीक है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो हस्बैंड ने खुद अपने पैसे से इंक्वायर करी है, उसमें बच्चों का भी राइट रहता है। वो एग्जैक्ट। इनहेरिटेंस राइट है, सक्सेशन राइट है, उसके बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं। और वो फिर हम लोग मटेरियलाइज करते हैं, पूरा अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं अच्छा। जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ओके। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गई, मेंटेनेंस हो गई, अगर वाइफ वर्किंग नहीं है तो लिविंग एक्सपेंसेस हस्बैंड को बेयर करने हैं, वो हस्बैंड को सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसका लाइफस्टाइल है, उसका रोज का खर्चा है, डेली एक्सपेंसेस है, वो सब देना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी हो गया, कस्टडी हो गई। अब जो है बहुत ही जो है सिचुएशन इतनी खराब है कि वो लोग
अलग हो रहे थे पार्टिंग वे, बच्चे हैं, सो दे विल चॉक आउट अ स्ट्रैटेजी, हम उनकी मदद करते हैं दैट किसको चाहिए परमानेंट कस्टडी, ठीक है, हाँ और परमानेंट कस्टडी में कौन ये शो कर रहा है इंटरेस्ट, और फिर उसको हम परमानेंट कस्टडी देंगे, जो दूसरा पर्सन है उसको विजिटेशन राइट्स देंगे, कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कट जाएगा या उसको हमने एलियनेट कर दिया। एलियनेट मतलब कि हम दूसरे पार्टनर, अपने पार्टनर या अपने स्पाउस के खिलाफ बच्चे को भर देंगे, वो हमें नहीं नहीं करना है। करना है। वो दैट्स अ वेरी रॉन्ग एंड लीथल थिंग, जनरली फाइटिंग कपल्स कर देते हैं ऐसा, या बिल्कुल। कि मोस्टली ऐसा होता है कि मदर्स जो है, वाइफ्स है, वो बच्चों को अपने पास रखती हैं और फादर के अगेंस्ट करती है। तो किस बेसिस पे होता है ये कि बच्चा किसके पास रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा आपने इससे क्वेश्चन पूछा है। बेसिस हमेशा यही होता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो इसको कंसिडरेशन में लेना जरूरी होता है। चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी लॉ है उसमें जज भी जुडिशियस माइंड से यही सोचेगा और वो यही निर्णय लेगा कि बेस्ट इंटरेस्ट बच्चे का कहाँ है, बच्चा ज्यादा कनेक्टेड मदर से है या फादर से है, केपेबल कौन है बच्चे को रेज करने में, जरूरी वो फैक्टर नहीं होता। बिल्कुल। जरूरी अच्छा, फैक्टर ये होता है कि बच्चा किसके इमोशनल साथ इमोशनली अटैच है, कंफर्टेबल है, कौन उसको रूटीन लाइफ में लेके जाएगा, कौन उसको ट्यूशंस में, रेमेडियल क्लासेस में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करेगा। वो सारी चीजें भी बहुत प्रैग्मेटिकली सोची जाती हैं, गौर फरमाई जाती हैं, और उसके बाद जो बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट है। देखिए लीगली तो 7 years, मतलब मदर फादर अब both of them are natural guardian of the child. When the child is below 7 years, तो mother is a natural guardian. लेकिन अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं अच्छा कि फादर भी नेचुरल गार्जियन बन गए हैं, जहाँ below मदर, 7। हाँ बिलो अच्छा 7 में, जहाँ मदर का किसी और से आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है ओके और मदर इज ऑलरेडी एंगेज विद समबडी एल्स, और वहां पे बच्चा निग्लेक्ट हो रहा है एंड शी हैज और नो इंटरेस्ट। या नो इंटरेस्ट, एंड बच्चा इमोशनली फादर से कनेक्टेड हो रहा है, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। 7 साल से छोटा है, तो ऐसे केसेस में, ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट कस्टडी, परमानेंट कस्टडी फादर को देती है और मदर को विजिटेशन राइट होते हैं। ओ तो ये मैंने आपको मतलब एक एग्जांपल बताया है। जी जी। तो ये सिचुएशन है कि बेस्ट इंटरेस्ट हमेशा देखा जाता है बच्चे का, और अब ये कस्टडी में जेंडर नहीं है, मदर फादर नहीं है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, lot of things have changed in India in this space and spectrum, after POCSO has been implemented हाँ in हाँ 2012. ग्रेट, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को अभी तक नहीं थी। हमें यही लगता था कि बिलो Mother is a 7 मदर के पास है। मदर के पास है। राइट राइट। नम्रता ये बताइए कि कोई महिला जैसे डिवोर्स ले रही है, तो कोई 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो उसे पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और बैंग ऑन पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी अबाउट उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी में शेयर्ड असेट्स कितने हैं, उसमें उसका नाम है नहीं है, तो ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत बार मेरे पास ऐसी फीमेल्स आती है, उन्हें कुछ नहीं पता, पूरा फाइनेंसेस जो है वो हस्बैंड हैंडल करते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। उनको बस ये पता है कि सिग्नेचर करने होते हैं, टैक्स फाइलिंग के लिए हम अपने साइन कर देते हैं, और सब तो हस्बैंड देखते हैं। तो प्लीज इस मिथ से बाहर निकलिए, ओपन योर आईज, यू दिस इज योर राइट एंड यू मस्ट नो what is your share in the shared asset, in the property, in the finances, loans. तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड इज डॉक्यूमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर कोई भी मैटर आप डिवोर्स का कदम उठा रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेप, मैरिज डेड हो गई होगी, कुछ तो ऐसा ड्रास्टिक हुआ है ग्राउंड जिसकी वजह से आप ये स्टेप ले रहे हैं कि आप अलग हो रहे हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज का डॉक्यूमेंटेशन? यू मस्ट हैव फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो वीडियो प्रूफ्स, क्योंकि कोर्ट में सारे प्रूफ लगते हैं। अगर आप क्रूएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स ले रहे हो तो आपको ये प्रोजेक्ट तो करना पड़ेगा ना, क्या उसने क्रुएलिटी करी है आपके साथ। बिल्कुल ठीक। कोई आपके पास उसकी वीडियो है, कोई ऑडियो हाँ मैसेज है, क्या वो आपको वर्बल अब्यूज कर रहा है, साइकोलॉजिकल अब्यूज कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें
डॉक्यूमेंट करनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर फाइनेंशियली आपको कुछ नहीं दे रहा है तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपके पास प्रूफ रेडी प्रूफ होना होने चाहिए। चाहिए, हाँ। क्योंकि कोर्ट में सिर्फ हेयर से नहीं चलता। हम स्टोरी बना के जाएंगे, हम कोर्ट में जज के सामने जाके रो देंगे, दैट उससे डजंट कुछ मीन दैट वी विल विन द केस। तो इट्स सबूत वेरी, चाहिए। हाँ सबूत चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल। क्लैरिटी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। थर्ड इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में अनलेस एंड अनटिल यू आर फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर्ड, ठीक है, डोंट टेक द एक्शन। आप डिवोर्स एक प्लान्ड स्ट्रेटेजाइज वे में आप कर सकते हैं। और मैं दाद दूंगी कि बहुत सारे यंग अडल्ट्स जो मतलब स्पेशली जो जेंजी कपल्स हैं, जिनके शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टन इनकम्पैटिबिलिटी एंड सर्टन अदर ग्राउंड्स, they think that they are not, you know, good for each other and they are not happy as a couple, but they are good as a friend and they want to part ways through divorce. तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली डिवोर्स करते हैं, मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट देते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम गेम और मतलब डर्टी पॉलिटिक्स और 5-5 6-6 केसेस एक दूसरे के ऊपर रिवेंज मोड में नहीं करते, बड़े सॉर्टेड मुझे लगते हैं इस तरह के क्लाइंट्स, और स्पेशली जेंजी क्लाइंट्स। एटलीस्ट बाद में कहीं आमने सामने आ जाए तो एक स्माइल के साथ एक दूसरे को ग्रीट कर सके, Yes. बात कर सके। हाँ। वंडरफुल। So it should not be a, you know, war zone between them. Yeah. और जहाँ पे कपल्स के बीच में बच्चे हैं, उनको तो कभी भी एट लॉगर हेड्स होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। Like I just adore the way Hrithik Roshan and Suzanne Oh, Khan have great. parted way Yes. in such a, you know, dignified and way, and both of them mutually respect each other even after being separated. ऐसे होने चाहिए। सुजैन खान की मदर की डेथ पर ऋतिक रोशन अपनी जो उसके गर्लफ्रेंड है उसके साथ वहां पर थे। So this is what is important. This is what even the, see the maturity. yeah, even the children, you know, wanted from them. Yeah. That ultimately बच्चों को भी क्या चाहिए कि पेरेंट्स खुश रहें। बिल्कुल, पेरेंट्स बच्चे भी यही चाहते हैं, नो डाउट। एंड जबकि कहा जाता है कि सबसे महंगा डिवोर्स रहा है ऋतिक रोशन और सुजैन खान का, है ना। तो मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर भी बहुत से लोग क्या गलत समझते हैं। गलत ये समझते हैं कि हमारे पास मिथ है, सब लोग एलिमनी से बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। मेंटेनेंस और एलिमनी में डिफरेंस ये है कि मेंटेनेंस आपके प्रेजेंट को सिक्योर करेगा, और जो एलिमनी होती है वो एक वुमेन के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अच्छा। मैं फिर बताती हूँ मेंटेनेंस का मतलब, कि मेंटेनेंस हमारे जो लिविंग एक्सपेंसेस है, जब हमने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट यू नो ईच अदर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो एक मैरिड वुमेन का राइट है कि उसको मेंटेनेंस मिले फ्रॉम द हस्बैंड, ठीक है, ये उसका लीगल राइट है। बिल्कुल। दैट इज मेंटेनेंस। एलिमनी जो होता है वो होता है वन टाइम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जो कि डिसाइड होता है कि शादी में कितने पैसे खर्च करे थे लड़की के पेरेंट्स ने, लड़की क्या क्या स्त्रीधन लेके आई थी, क्या क्या ज्वेलरी लेके आई थी, तो वो सारी चीजें उसके एलिमनी अमाउंट में डिस्कस होते हैं, कि बस यही एक चीज है जो कि फाइनल एक बार आपको दे दिया, 50 लाख 1 करोड़ जितना भी जिसका जितना इन्वेस्ट करा था शादी में, कुछ परसेंटेज पैसा वो फीमेल को मिल जाता है, दैट इज एलिमनी। तो एक और एग्जांपल देती हूँ, एक फीमेल है, सपोज लेट्स टेक अ केस ऑफ अ फीमेल जो कि जॉब नहीं करती है, अच्छा। एंड शी वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर यू नो हस्बैंड हु इज अ बिजनेसमैन। हस्बैंड ने अपनी सैलरी और असेट्स कोर्ट में दिखाए, हमको अपनी एक एफिडेविट भी फाइल करनी पड़ती है इनकम और एक्सपेंसेस की। सुप्रीम कोर्ट ने अब मैंडेटरी कर दिया है फैमिली केसेस में, मेंटेनेंस के केसेस में, एलिमनी के केसेस में। तो उसमें उसकी सैलरी है कि वो मंथली सपोज 2 लाख कमाता है। अब वाइफ का एक लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसको मिनिमम 50 to 60,000 पर मंथ चाहिए। तो कोर्ट कैन, जब वो क्लेम करेगी मेंटेनेंस कि हस्बैंड इतना दिखाता है और हस्बैंड की उसमें प्रूव हो रहा है, फाइनेंसेस में, बैंक स्टेटमेंट्स में ये सब चीजें प्रूव हो रही हैं कि ही इज अर्निंग दैट मच, तो कोर्ट फिर अपने डिस्क्रिप्शन देगी। और वो जब तक ये केस चल रहा है, आपको ये भी पता होगा कि कोर्ट में केस तुरंत सॉल्व नहीं होते, इट टेक सम यू नो कपल ऑफ इयर्स फॉर द केसेस टू कीप ऑन गोइंग। तो सपोज 1 साल 2 साल 3 साल लगा, जब तक वो केस चल रहा है तब तक
कोर्ट ने ऐसे ग्रांट करा कि ठीक है, हाँ, आई ऑर्डर कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब तक ये मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, वाइफ को 30,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। सो मतलब दैट इज जैसे उसको मेंटेनेंस। 60 मिलते हैं तो 30 मिले, अब वो डिस्क्रिप्शन काइंड करके ऑफ। उन्होंने करा अपना अच्छा, ओके, क्लेम, वो कुछ भी कर रही है, लेकिन जज का डिस्क्रिप्शन है आफ्टर रिव्यूइंग बोथ द असेट एंड एक्सपेंसेस ओके, स्टेटमेंट्स ऑफ वाइफ हाँ, एंड हस्बैंड, जो जज को डिस्क्रिप्शन में सही लगेगा वो करेगा। बिल्कुल, सपोज उसने 30,000 कर दिया, तो 30,000 हस्बैंड इज बाउंड कि वो हर डेट पर वाइफ को देगा। ये तो हो गया मेंटेनेंस, जो कि एक वाइफ का, हर वाइफ का लीगल राइट है, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो नॉन वर्किंग है। आज के केस यहाँ पे आजकल कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही हैं कि जहाँ पे वाइफ हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही है, उन केसेस में फिर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं भी मिलता है। अच्छा, तो इट इज अगेन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एंड सीइंग द असेट एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ बोथ द पार्टीज, ऐसा करते हैं। अब एलिमनी क्या हो गया कि अगर सपोज उसकी शादी में उसके पेरेंट्स ने 25 लाख लगाया था, और सपोज उसकी और 30-40 लाख की उसकी ज्वेलरी थी राइट, जो उसके ऊपर चढ़ी थी, या उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट दी थी, हाँ, तो वो सारी की सारी उसकी स्त्रीधन हो जाती है, और वो एलिमनी अमाउंट में आ जाएगा। तो एलिमनी अमाउंट विल बी फिक्स दैट 50 to 60, जो कि नेगोशिएशन होएगा, और वो फिर वन टाइम सेटलमेंट देंगे, और वो अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स दिया जाता है, ओके, एलिमनी एक बार दी जाती है। ओके, ग्रेट। एंड क्या क्या ये जो जैसे इमोशनली अब्यूज भी कई बार होते हैं पार्टनर्स, ये भी एक रीजन होता है क्या डिवोर्स का आजकल? मतलब देखिए, फिजिकली अब्यूज तो होता ही ये है, सबसे बड़ा मिथ है हमारा कि हम और ये जबकि मुझे समझते लगता है कि इमोशनल अब्यूज और ज्यादा भी ज्यादा टॉर्चरिंग है। ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, तो मैं इस मिथ को अभी दूर कर देती हूँ कि हाँ, इमोशनल अब्यूज इज अगेन, ये क्रुएल्टी में आ जाएगा। एंड इनफैक्ट लीडिंग कॉज ऑफ डिवोर्स जो हो रहा है, ग्राउंड है, दैट इज क्रुएल्टी। क्रुएल्टी में सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी या सेक्सुअल क्रुएल्टी नहीं है। क्रुएल्टी में आपकी फिजिकल आ गई, आपकी साइकोलॉजिकल आ गई, आपकी वर्बल आ गई, कोई आपको बहुत ज्यादा डिमीन कर रहा है पब्लिकली। ठीक है, आप देखिए, एक मूवी आई थी तापसी पन्नू की, थप्पड़ आई थी। थप्पड़, हाँ, ठीक है, इट बिकेम अ वेरी कंट्रोवर्शियल मूवी। या इसमें बोला गया कि वो इसने तो तिल का तार बना दिया, एक थप्पड़ ही तो मारा थप्पड़ था। मारा था, ठीक है, उसको इतना बड़ा उसने वो कर दिया। लेकिन आप ये देखिए, थप्पड़ कहाँ मारा था? पब्लिक, ठीक है, मतलब बेडरूम में मारा था, घर में मारा था, पब्लिक के सामने मारा था। इट वाज अ वेरी बिग ह्यूमिलिएशन फॉर अ वेल एजुकेटेड वाइफ टू बी स्लैप्ड बाय हर हस्बैंड। या ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग फैक्टर था। वो वैसे तो कहीं भी हो गलत है, कहीं भी हो गलत है, लेकिन फिर ये चीज है कि इंटेंसिटी और कहाँ मारा है वो भी मैटर करता है। बिल्कुल, मतलब सबके सामने मारा है तो घर में तो क्या ही करता होगा हस्बैंड, एग्जैक्टली, लोग यही एनालाइज करेंगे ना। बिल्कुल ठीक, और फिर मतलब हाँ, पेरेंट्स को भी उसको सपोर्ट करना है। तो अब्यूज सिर्फ फिजिकल या सेक्सुअल नहीं होती, फाइनेंशियल अब्यूज भी होती है, जहां उसको पैसा ही नहीं दिया जाता है। हम्म, किस तरह से रहेगी, मतलब उसको अपने केयर भी नहीं कर पाती। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं। तो सबसे पहले मतलब मैं उनको ये बताती हूँ कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम जॉब इफ यू आर थिंकिंग टू पार्ट वेज। नहीं तो आप कैसे अर्न करेंगे? क्योंकि हम तो आपको पैसा दिलाएंगे थ्रू कोर्ट, उसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल, उसमें एफर्ट लगता है, इट विल टेक सम टाइम। एकदम से तो नहीं मिलता है ना पैसा, इट बिल्कुल, विल टेक टाइम। बिल्कुल। अब जैसे इमोशनली अब्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो मेन भी होते हैं इसका शिकार। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कई बहुत से ऐसे आदमी हुए हैं जिनसे एलिमनी बहुत ज्यादा मांगी गई, और फाइनली उन्होंने सुसाइड भी करी, ऐसे भी केसेस देखे हैं। हर टाइम उनके ऊपर कुछ ना कुछ इमोशनल अत्याचार हो रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है उन्हें, प्लस बच्चों से भी मिलने नहीं दे रहे हैं। तो वो भी तो एक टॉर्चर है उनके लिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि लेडीज के साथ आई अग्री ज्यादा है, तो आदमियों के साथ भी हो रहा है अब कहीं ना नहीं। कहीं। हाँ, हमें थोड़ा सा संभलना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, राइट। अच्छा, अब अगर अलग हो गए हैं, मान लीजिए कपल अलग हो गया, अब बच्चा जो है उसको इमोशनली स्टेबल कैसे रखा जाए? माना कि बच्चे को दोनों का प्यार मिल रहा है, और बच्चा वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से, पेरेंट्स की टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल गया, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसे तकलीफ है इस बात की कि मेरे मम्मी पापा अलग हो गए हैं, तो उसे कैसे इमोशनली स्टेबल करें? इमोशनली स्टेबल हम ऐसे कर सकते हैं कि उसके साथ उसके माइंड में हमें बार बार रीइंफोर्स करना है कि इन योर गुड एंड बैड टाइम्स वी एज पेरेंट्स आर देयर फॉर यू।
We एंड both हम are. हाँ वी बोथ आर, ठीक है, वी आर लिविंग सेपरेटली, फिजिकली हम लोग सेपरेट हैं, बट इमोशनली एंड एट हार्ट वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये हम सेंटिमेंट बच्चे को देंगे, ये फीलिंग बच्चे के अंदर डालेंगे, और अपनी जो ड्यूटीज हैं, लाइक उसके स्पोर्ट्स डे पे कौन सा पेरेंट जाएगा, उसके एनुअल फंक्शन पे बिल्कुल, मैं कौन सा यही पेरेंट आना जाएगा, चाहती थी, वो हाँ। सब अपनी ड्यूटीज टुवर्ड द चाइल्ड, And why डेंटिस्ट not? के पास कौन ले जाएगा, बच्चे को वैक्सीनेशन लगाने के लिए कौन ले जाएगा, ये सारी चीजें इनफैक्ट हम ब्यूटीफुली क्राफ्ट करते हैं। मेरी एक बैंगलोर की क्लाइंट ने मुझसे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैरिज सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाया था, जिसमें यहाँ ये सारी चीजें थी। बच्चे की मतलब उसके कॉलेज के एक्सपेंसेस, कौन से कॉलेजेस में रहेगा, किस तरह से कॉलेज में भी कौन सा पेरेंट सपोर्ट करेगा एडमिशन के टाइम पे, बोर्ड में कौन सपोर्ट करेगा, वो सारी Wow. चीजें सोच के या पेरेंट्स ने करी थी, एंड दे वर फॉलोइंग इट। वंडरफुल। मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसे बच्चों के बिग डेज पर अगर दोनों भी इकट्ठे हो जाए, नो बिग डील करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसे लगे बच्चे का बर्थडे है, आगे बच्चों के बहुत से ऐसे डेज आते Milestones. हैं, माइलस्टोन होते हैं, आपका ग्रेजुएशन टाइम है या कोई और ऐसा सेलिब्रेशन टाइम है, यहाँ पर एंगेजमेंट, मैरिज है, दोनों आनी एंगेजमेंट, चाहिए। मैरिज, दोनों पेरेंट्स होंगे तो उनके लिए तो और क्या चाहिए बच्चे को। तो पेरेंट्स को एक दूसरे को मैच्योरली बिहेव करना है इन फ्रंट ऑफ द बिल्कुल चाइल्ड, और बिल्कुल। चाहे आप सेपरेटेड है तब भी बी फ्रेंडली, या बी ह्यूमनली, या एटलीस्ट हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों का अपना, जो आप लोगों ने जो डिसीजन लिया वो मिलकर लिया है, तो ये भी आपके डिसीजन का पार्ट है, एक ब्यूटीफुल पार्ट है, इसको आप आगे कैरी करो ना और विद अ ग्रेस। यस, विद ग्रेस। और दूसरी चीज मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी पूनम मैम, कि बच्चे के माइंड में ये चीज डालें कि प्लीज डोंट जज अस एज अ कपल, कि हमारा रिलेशनशिप फेल हो गया या बहुत खूब। सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो आप ये कदम नहीं उठाएंगे। इफ यू थिंक देयर इज समबडी हु नोज यू वेल, हु लव्स यू वेल, हु अंडरस्टैंड्स यू वेल, गो अहेड एंड टेक द प्लंज एंड गेट मैरिड। वेरी ट्रू, हाँ बिल्कुल। और हर रिश्ता सेम नहीं होता। बहुत खूब बात। एक लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, एक सिंपल और पावरफुल एडवाइस जो आप एक इंडियन वुमेन और मैन को भी देना चाहे। देखिए, दोनों को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और हम बहुत अच्छे नोट पे इसको क्लोज करेंगे। आज का बड़ा मीनिंगफुल डिस्कशन हुआ है, बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत जबरदस्त, तो वेरी पावरफुल। हाँ, मैं यही कहूंगी कि जो पेन है ना, उसको आप इंड्योर मत करिए, और जो ये टॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर है, सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं, तो ये मतलब जो है, ये बहुत आइडियलाइज मत करिए इसको। जो अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हैं, जिससे आप अंदर तक टूट गए हैं और आपको अंदर तक हार्म हो रहा है, आपकी डिग्निटी, आपका आत्मविश्वास भी हिल रहा है, इरोड हो गया है, रुइन हो गया है, प्लीज आप चुप मत बैठिए, टेक अ स्टैंड, बिकॉज यू have the power to choose your relationship and what you want in life. बिल्कुल ठीक है, तो आप सल्क मत करिए रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ की, पार्टनर के रिलेशनशिप है, वो सिर्फ शादी के 3-4 साल तक नहीं है। उसमें आप 3-4 साल को कैसे 20 बनाते हो, कैसे 40, कैसे 50-60 ईयर्स बनाते हो, इसमें आपको कॉन्स्टेंटली दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट take each other for granted. You have to keep on working, and choice is always with you. कितने भी साल हो जाए भाई, एक पौधे में पानी नहीं दोगे तो फाइनली वो मर जाएगा, सूख जाएगा। तो हमें कॉन्टिन्यूसली इस पे वर्क करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप पर। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि जहां पर अगर छोटे छोटे क्रिबिंग है, छोटे छोटे झगड़े भी हो रहे हैं, प्यार वाले झगड़े, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे से कुछ चाहते हैं तभी आप ये चाह रहे हैं, और दूसरा सुन रहा है और उस चीज को ठीक कर रहा है, तो ये आपकी रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा। प्रॉब्लम तब है जब आप दोनों साइलेंट हो जाएं और आपके पाथ अलग होने लगे। तो थैंक यू सो मच नम्रता, इट वाज सो वंडरफुल हैविंग यू, एंड मजा आ गया आज के इस पूरे पॉडकास्ट में, एंड आई एम श्योर कि हमारी पूरी ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सी ऐसी बातें सीखी होंगी, जानी होंगी जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। Thank you so much from the bottom of my heart for inviting me over here, and दिल से दिल के दिल। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, चलती हूँ, और हम फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जबरदस्त पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।